सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। समकालीन हिंदी कविता के अतीत और वर्तमान पर प्रकाश डालिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि समकालीन हिंदी कविता की यात्रा, विकास यात्रा। इसमें जैसे हम इसके विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा आपको पता है कि एमए फाइनल ईयर के पेपर नंबर 1 की सीरीज चल रही है। ये 5वां प्रश्न है और सभी की पीडीएफ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है। अगर किसी को चाहिए तो वो डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद कर रही हूँ कि मेरी ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद रहेगी। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता हमारे समय की महत्वपूर्ण घटना है और आज़ादी के बाद भारतीय साहित्य और समाज में तेज़ी से परिवर्तन हुए हैं। इन्हीं परिवर्तनों को आप जानते ही हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। साहित्य को भी ये परिवर्तन प्रभावित करते हैं और कभी कभी आकस्मिक प्रतीत होते हुए भी ये युगीन दृष्टि से सामाजिक ढांचे में आए बदलावों का परिणाम होते हैं। हिंदी कविता का अतीत एवं वर्तमान। हिंदी कविता में आधुनिक युग का आरंभ 1917 की रूसी क्रांति से शोषित देश एशिया और अफ्रीका प्रभावित हुए हैं। इसी कारण मार्क्सवादी सिद्धांतों के बीज भारतेंदु और द्विवेदी युग में देखने को मिलते हैं और उनके मानवतावाद में देव, ईश्वर और आत्मा की पौराणिकता की अपेक्षा तर्क और बुनियादी व्यवस्था पर अधिक बल उन्होंने दिया है। अगर हिंदी साहित्य का 1935 से 40 के समय की बात करें तो ये संक्रमण काल इसको कह सकते हैं कि छायावाद का अंतिम उपलब्धि कामायनी का प्रकाशन 1936 में हुआ। निराला की वह तोड़ती पत्थर रचना 1935 में हुई और पंत जी ने इसी समय में युगांत की घोषणा की। महादेव वर्मा ने छायावादी काव्य में व्यष्टिगत परीक्षा में अनुत्तीर्ण रही हैं। काव्य क्षेत्र में प्रतिक्रिया का आगमन अनिवार्य था। समकालीन कविता के विकास की यात्रा को समझने के लिए हम इसको 5 भागों में बांट सकते हैं। 50 का दशक, 60 का दशक, 70 और 80 व 90 का दशक। 50 के दशक की बात करते हैं कि हिंदी कविता का 50 का दशक राष्ट्रीय आंदोलन की सक्रियता और राजनीतिक परिवर्तन का साक्षी है। 1942-43 भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा हुई और समूचा लेखन प्रगतिशील साहित्य विचारधारा से प्रभावित हुआ। 15 अगस्त 1947 को एक लंबे संघर्ष के बाद भारत को आज़ादी मिली और आज़ादी के साथ ही देश का बंटवारा हुआ। फिर द्वितीय विश्व युद्ध की ज्वाला से देश की पारंपरिक सांस्कृतिक मूल्य जलकर राख हो गए थे। इसे स्वीकार करने के बावजूद मनुष्य की नियति गंभीर चिंता करते हुए आज्ञा ने भारतीय दर्शन की अमरता और जीवन प्रियता के सिद्धांत पर विशेष महत्व दिया। अजय मृत्यु को इसी सृजन के जवाब देना चाहते हैं। वे मानते हैं कि मृत्यु के आतंक की छाया में बोना बनकर जीने से अच्छा है अमरता में विश्वास करते हुए प्रेम और वेदना के क्षणों को नित्य नूतन कल्पना सृष्टि करते चला जाए। 60 के दशक की बात करें तो इसमें राजनीतिक और विचारात्मक उथल पुथल का समय रहा है। गहरी उथल पुथल को साफ देखा जा सकता है। इस काल में 4 ऐसी घटनाएं हुई जो शासक वर्ग के साथ साथ जनमानस को हिलाकर उन्होंने रख दिया। भारत चीन युद्ध हुआ, साम्यवादी पार्टी का विभाजन और देशव्यापी आम चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर और 7 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन हुआ। बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। इस दशक में पूरा जो हाल और बौखलाहट भरा कल्पनातीत था। देश की स्थिति दयनीय चिंतनीय थी। भ्रष्टाचार और मूल्यहीनता के कारण समाज का सारा ढांचा जर्जर हो चुका था। निराशा, अराजकता और दिशाहीनता के माहौल ने अमेरिकी कवि गिन्सबर्ग भारत आया। उन्होंने यौनवाद के प्रभाव में आकर हिंदी के युवा कवियों को अकविता का आंदोलन चलाया और राजकमल चौधरी की अगुवाई में कैलाश वाजपेयी और जगदीश चतुर्वेदी और सौमित्र मोहन जैसे कवि साथ थे। इसी दशक में रघुवीर साहे जैसे कवियों ने अकवितावादियों द्वारा की जा रही साहित्य की हत्या के विरुद्ध
विद्रोह दर्ज कराया। अपनी पूरी शक्ति से लोकतंत्र की विडंबना को उजागर करके कविता को राजनीति से जोड़ा। आइए बात करते हैं 70 के दशक की। 70 के दशक में काव्य लेखन का जो चरित्र है पूरी तरह से बदल गया। लेखकीय अभिव्यक्ति और साहसपूर्ण वक्तव्य के लिए 70 का दशक जोखिम भरा था। उस समय छोटी वामपंथी पत्रिकाओं ने ही असर छोड़ा। इस दूसरी ओर सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाओं से जुड़ी पत्रिकाओं ने शीत युद्ध प्रभाव को बरकरार रखते हुए निजी पूंजी से जुड़े धर्मयुग और साप्ताहिक हिंदुस्तान कुछ बुझ गए थे। न उनमें पहले जैसा ऊर्जा थी न जोश था। ऐसा इसलिए था कि वे व्यावसायिक हो चली थी। इस दशक की लेखन शैली भी कमोबेश बदलती जा रही थी। वामपंथी आंदोलन जोर पकड़ रहा था। हिंदी रचना का पूरा मुहावरा बदल रहा था। अचानक ही शोषण, अन्याय, असमानता, संघर्षशीलता, प्रतिबद्धता, अस्तित्व, सन्नाटा, दृष्टिकोण, मनुष्यता जैसे शब्दों ने बिंब, प्रतीक और ध्वनि, क्षण, मानव नियति जैसे शब्दों को अपदस्थ कर दिया था। इसी दशक में छोटे पत्रिकाओं की गतिमान सक्रियता के साथ साथ नागार्जुन, शमशेर, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल का हिंदी काव्य रचना के केंद्र में फिर से आसमान हुआ। फिर से वो उभर कर सामने आए। 80 के दशक की बात करते तो 1975 में आपातकाल लागू किया गया और 2 वर्ष बाद 1977 में देश का वह ऐतिहासिक चुनाव हुआ जिसमें भारत के पूरे राजनीतिक तंत्र और साथ में व्यापक बुर्जुआ व्यवस्था को हिलाकर रख दिया। भारतीय आवाम ने जिस शिद्दत और तीव्रता के साथ चुनाव में हिस्सा लिया, इतिहास में उसकी मिसाल शायद ही मिले। चुनाव में जनता ने जाति, धर्म, भाषा आदि की परवाह किए बगैर एकजुट होकर इंदिरा गांधी द्वारा लागू आपातकाल का तख्ता पलट दिया। सारे राजनीतिक दल भौचक थे। जनता पार्टी की सरकार बनने से लोगों में कुछ चेतना का संचार हुआ, लेकिन बिल्कुल उसी समय शासक ताकतों ने भी असाधारण जागृति देखी गई और इसका प्रभाव भी कविता पर हमें देखने को मिला। 90 के दशक से आज तक की बात कर लेते हैं। 1990 के दशक के आरंभ में भारतीय बाजार ने भारतीय समाज को अपनी गिरफ्त में ले लिया। चारों तरफ बचाओ बचाओ की प्रतिध्वनि सुनाई देने लगी। कोई कवि घर बचाना चाहता था तो कोई संबंध, कोई मनुष्यता तो कोई हल, कोई जाति इत्यादि। सब के सब कवि कुछ न कुछ बचाने में लगे हुए थे। 1992 में बाबरी मस्जिद से लेकर गुजरात में गोदारा में जिन कवियों ने अपना कुछ ढूंढा, जहाँ समाज है वहाँ कला है का मुहावरा चला, वह समय था जब राजनीति के पास आदर्श नहीं और धर्म के पास नैतिकता नहीं तो साहित्य से किस मुंह से उम्मीद की जा सकती है। आज विचारधारा का स्रोत ओझल हो रहा है, कविता संकट की ओर है। ऐसे में हम समस्या की जड़ की तलाश करनी होगी, तभी साहित्य बचेगा। इसका दूसरा समस्या मूलक पक्ष भी है। अब चूंकि सवाल पूर्व की अपेक्षा बहुत बदले हैं, इसलिए प्रस्तुत चुनौतियों का स्वरूप विचारात्मक से लेकर बौद्धिक हो गया है। परिदृश्य का महत्व इतना बढ़ गया है कि उसके वर्ग के प्रश्न को केंद्र से निष्कासित करने की वृहत योजना तैयार कर ली है। अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के बढ़ते नियंत्रण, बाजार का बढ़ता वर्चस्व और भूमंडलीकरण का आकर्षण, संचार माध्यमों के अपूर्व विस्तार और साम्राज्यवादी देशों के आक्रामक राजनीति के सामान्य नागरिक की विवेकशीलता लगभग छीन ली है। कविता आज पढ़े लिखे श्रोता और पाठक को झकझोर नहीं पाती है, तो कविता से कहीं कोई कमी है। यहाँ श्रोता और पाठक ही किसी दूसरी मिट्टी का बना हुआ है। निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि इन 5 दशकों में यह दिखाया गया है कि किन किन मुद्दों पर कवियों ने अपनी कविताओं के माध्यम से उस समय की पीड़ा, उस समय की परिस्थितियों को उजागर किया है। देश की आर्थिक राजनीतिक व्यवस्था का विरोध भी उन्होंने खुल करके किया है और अब जो कविता की दशा कैसी होती जा रही है उस पर भी चिंतन किया गया है। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। बने रहिए। धन्यवाद।